अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। ये हमारा कॉई स्क्वायर का लास्ट टॉपिक है, अ गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट। A goodness of fit test is a hypothesis test that is concerned with the determination whether result of sample conform to hypothesized distribution, which may be the uniform, binomial, Poisson, normal, or any other distribution. This is the kind of hypothesis test for problem where we do not know the probability distribution of the random variable under consideration. हमें जो random variable की probability distribution का पता नहीं होता कि वो कौन सी distribution होगी, तो उसके लिए हम hypothesis बनाते हैं और उसमें unknown parameter होते हैं, जो पैरामीटर हम कैलकुलेट करते हैं। जैसे हम पॉलिनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के दो पैरामीटर होते हैं और पी, पाइसान का एक डिस्ट्रीब्यूशन होता है, पाइसान का एक पैरामीटर होता है म्यू, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के दो पैरामीटर होते हैं एन और पी, और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के भी दो ही पैरामीटर होते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट का जो जनरल प्रोसीजर है, अब यहाँ पे देख रहे होंगे ये लिखा हुआ है डिग्री ऑफ फ्रीडम, उसको होता है k-1 माइनस m, k-1 माइनस m। तो k नंबर ऑफ कैटेगरीज और m जो है नंबर ऑफ पैरामीटर होते हैं। अब नॉर्मल में दो पैरामीटर है तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। पाइसान का एक पैरामीटर है तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और बायनोमियल के दो पैरामीटर हैं तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। जो पैरामीटर आपको नाउन हो, अगर फर्ज करो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के दो पैरामीटर हैं लेकिन एक गिवन है, एक अननोन है, वो अननोन होगा वो आपने यहाँ पे रखना है m की जगह पे। नंबर ऑफ पैरामीटर रखने नहीं, दो नहीं रखने आपने। अगर फर्ज करो दोनों अननोन है तो आपके पास m की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अगर एक अननोन है तो आपके पास m की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ये स्टूडेंट क्वेश्चन करेंगे तो फिर आपको ये क्लियर हो जाएगा। अच्छा जी, ये हमारे पास है गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट। इसके जनरल प्रोसीजर स्टूडेंट देख लें। The population has a specified probability distribution, और H1 होगा population has not specified probability distribution। एक ही हाइपोथेसिस तमाम क्वेश्चन के अंदर। अब स्पेसिफाइड probability distribution कौन सी होगी, अगर क्वेश्चन करेंगे वो क्या हो सकती है, या बायनोमियल हो सकती है, या नॉर्मल हो सकती है, या पाइसान डिस्ट्रीब्यूशन हो सकती है, या यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो सकती है, तो अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन। अल्फा उसी तरह आपके पास 5%, 10%, 1%, और उसके बाद स्टूडेंट आ जाता है इसका टेस्ट स्टैटिस्टिक, ये आपने पहले पढ़ा हुआ है फॉर्मूला। फिर क्रिटिकल रीजन, ये आ गया b इज इक्वल टू k माइनस 1 माइनस नंबर ऑफ एस्टिमेटेड पैरामीटर। मैं वही बात कर रहा था कि जितने आप जो आपने एस्टिमेट करने हैं वो तादाद यहाँ पे, अगर आपने एक पैरामीटर एस्टिमेट किया तो यहाँ पे 1 आएगा, अगर आपने दो पैरामीटर एस्टिमेट किए यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और k क्या, नंबर ऑफ कैटेगरी। कैलकुलेशन सेम उसी तरह। तो ये स्टूडेंट एग्जांपल है, इसमें वो कहता है कि 5 pennies were tossed 1000 times and the number of heads were observed as given। ये नंबर ऑफ हेड्स हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5। जब आप 5 कॉइन टॉस करते हैं तो नंबर ऑफ हेड की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 से लेकर 5 तक हो सकती है। और आगे उसकी फ्रीक्वेंसी है कि 0 कितनी दफा आया, 1 कितनी दफा आया, 2 कितनी दफा आया। वो कहता है कि टेस्ट वेदर बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन गिव द सैटिस्फैक्टरी फिट टू द डाटा। अब ये बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का सवाल है, तो अब इसका हाइपोथेसिस क्या बनेगा, द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इज बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, और H1 द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक हो गया। और अल्फा उसी तरह लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, अल्फा आपके पास 5% फार्मूला आ गया। अब यहाँ पे कैलकुलेशन स्टूडेंट, क्योंकि आपको पता है कि ये काई में आमतौर पे हम जो 4 स्टेप है वो कैलकुलेशन का करते हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
करीती इनको 5 में भी कर लें और इसको चौथे भी कर लें। तो ये ग्रुप डाटा दिया गया जिसमें फ्रीक्वेंसी दी गई है, वो ग्रुप डाटा है। और आपको पता है, ये पहले आपने पढ़ा हुआ है, तो फ्रीक्वेंसी दी जाए तो वो ग्रुप डाटा होता है। तो स्टूडेंट, इस ग्रुप डाटा से आपने मीन निकालना है, एक्स बार, और वो हम किस लिए निकालते हैं? हम पी की वैल्यू फाइंड करने के लिए निकालते हैं। तो एक्स बार का फॉर्मूला क्या है? ये स्टूडेंट, एक्स बार का फॉर्मूला है समीशन एफ एक्स ओवर समीशन एफ। आपने पढ़ा हुआ है, एफ और एक्स को ज़रब दे के और टोटल करके ये फॉर्मूले में वैल्यू पुट करना, तो आपके पास एक्स बार की वैल्यू आ रही है 2.470। उम्मीद है आप एफ एक्स करके मीन निकाल लेंगे। तो हमें ये भी पता है कि बायनोमियल का मीन एन पी होता है। हमने बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ी हुई है, तो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन क्या होता है? एन पी होता है। स्टूडेंट, एन आपके पास 5 है और यहाँ से आपने पी की वैल्यू फाइंड करनी है। एक्स बार की वैल्यू मेरे पास 2.470 है, तो यहाँ से पी क्या निकलेगा? 0.494, और क्यू आपको पता है 1 माइनस पी के बराबर होता है, तो यहाँ पे क्यू क्या निकलेगा? 0.506। ठीक हो गया? क्लियर हो गया? ये हमने मीन निकाल लिया। ये मैं इधर थोड़ा रिपीट कर देता हूँ। ये आपको पता नहीं, ये ग्रुप डाटा है, ये एक्स की वैल्यू, ये एफ की वैल्यू, एफ एक्स करके हम मीन निकालें और 5 का टॉस करते हैं ना, तो एन आपके पास 5 है। ग्रुप आपके पास ये 6 बन रही है, 1 2 3 4 5 6, यानी 6 कैटेगरी है। क्या आपके पास क्या है? 6 है, 6 कैटेगरी है। लेकिन एन आपके पास क्या है? 5। 5 कॉइन टॉस करते हैं, एन आपके पास क्या होता है? 5। वैसे स्टूडेंट, आपको पता है बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन में आपको पता है कि अगर एक्स की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 तक हूँ, तो इसका मतलब होता है कि एन 5 होता है। अगर फर्ज करो एक्स की वैल्यू 0 से लेकर 4 तक होती, तो एन आपके पास कितना होता? 4 होता। तो ये हमने पहले पढ़ा हुआ है, जस्ट ऐसे आपको रिमाइंड करा रहा था। तो मीन निकाल लिया, मीन आप निकाल लेंगे। मीन से हमने एक्स बार इज इक्वल टू एन पी रख के हमने वहां से पी निकाल लिया और क्यू निकाल लिया। अब आते हैं स्टूडेंट, यही वो टेबल जो हमने पहले भी काफी क्वेश्चन में टेबल बनाया है। एक्स की वैल्यू आ गई और ये फ्रीक्वेंसी जो दी गई है, इसको मैं ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी कह रहा हूँ, ओ। ये जो दी जाती है, जो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी होती है, ओ, वो मैंने लिख ली। नेक्स्ट कॉलम में स्टूडेंट मैंने प्रोबेबिलिटी की वैल्यू निकालनी है। 0 के लिए क्या प्रोबेबिलिटी आती है? 1 के लिए 2 3 4 5। तो वो आपके पास सम एन भी है, स्मॉल एन भी है, पी भी है, क्यू भी है, एक्स की वैल्यू भी है। तो अब यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 तमाम पॉइंट के लिए प्रॉपर्टी मालूम कर सकते हैं। तो फार्मूला भी लिखा हुआ है। तो स्टूडेंट चलो, ये एक स्टेप आपको मैं समझा देता हूँ कि ये देखिए, मैंने पहले 0 पुट किया है यहाँ पे। एक्स की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 0 कर लूँ, इधर 0 पुट किया है, ये आपके पास क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। इसी तरह अगर 1 पुट करूंगा यहाँ पे, ये क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। स्टूडेंट, मैंने x की वैल्यू पहले 0 पुट की, तो 5 से 0.494 की पावर 0 और 0.506 की पावर 5 माइनस 0, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 0.033 आता है। ये आपने सॉल्व कर लेना है। और फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1, तो ये 5 से 1.494 की पावर 1 और 0.506 की पावर 5 माइनस 1, इसको आगे सॉल्व कर लेना जो भी आ जाए। फिर इस तरह 2 के लिए जहाँ जहाँ पे 1 आपने रखा वहाँ पे 2, फिर 3 के लिए, फिर 4 के लिए, फिर 5, तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएंगी। यहाँ पे आपने दर्ज करते जाने हैं। 0 के लिए मैंने निकाल दिए और बाकी आपने 1 2 3 4 5 के लिए प्रॉपर्टी मालूम कर लेनी है। जब ये प्रॉपर्टी मालूम हो जाए, तो इस प्रॉपर्टी को हम कैपिटल एम से मल्टीप्लाई करते हैं, जिसको हम कहते हैं एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। ये हमने पीछे भी किए हुए हैं, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालना। तो वो जो प्रॉपर्टी हमारे पास आ रही है, ये वाला जो कॉलम आ रहा है, इस तमाम प्रॉपर्टी को कैपिटल एन से मल्टीप्लाई करें। कैपिटल एन क्या होता है? ये समेशन एफ जो दिया जाता है, समेशन एफ जो दिया जाता है, ये कैपिटल एन होता है। ठीक हो गया? तो कैपिटल एन के साथ स्टूडेंट हम हर एक प्रॉपर्टी को मल्टीप्लाई करते जाएंगे, तो ये आपके पास एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी आती जाएगी। अब एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी आपने निकाल लिया, अब आपको पता है कि हम क्या करते हैं,
ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस लेते हैं। और मैं बल्कि यहाँ पे साथ स्टूडेंट स्केयर भी साथ ही ले लेता हूँ मैं। अभी वो इतने क्योंकि वो लेंथ पेज की कम हो रही है, डिफरेंस लेके साथ स्केयर भी ले लें। हमने हमारे पास ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी पहली क्या आ रही है 38 और दूसरी क्या आ रही है 33। तो स्टूडेंट दोनों का फर्क लें तो आपको पता है क्या आएगा 5, और 5 का स्केयर लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा। ठीक हो गया। फिर आपने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपने 25 को डिवाइड कर देना है 33 से, ई से, तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी। ये एक स्टेप मैंने कर दिया है 0 के लिए। फिर इसी तरह आप 1 की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे लिखेंगे, उसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आप 144 और उसका डिफरेंस लेंगे और फिर ये यहाँ पे आके एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी पे डिवाइड करेंगे। और ये वाला टेबल स्टूडेंट हमने पहले ऑलरेडी किया हुआ भी है, पीछे हमने जितने भी काई स्केयर की क्वेश्चन किए उसमें इस तरह का टेबल बनते हैं। तो ये अब आपने कंप्लीट कर लेना। ये जो वैल्यू आपके पास आ जाएगी काई स्केयर की वैल्यू होगी, तो ये कैलकुलेशन है। और उसके बाद आपने क्या करना है, क्रिटिकल रीजन। आप क्रिटिकल रीजन में आपने स्टूडेंट यहाँ पे पॉनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में आपको ई कैलकुलेट करना पड़ेगा। ई कैलकुलेट करना पड़ा है ना आपको। यहाँ पे आपके पास जो ए की वैल्यू स्टूडेंट वो 6 है, और आपको एक पैरामीटर कैलकुलेट करना पड़ा है। 6 -1 तो ये 4 आ जाता है। ठीक हो गया ना। एक आपको कैलकुलेट करना पड़ा है, तो ये 6 -1 ये आपके पास v की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 आ जाएगी। ठीक हो गया। और बल्कि इसको मैं नो करता हूँ क्योंकि ये आपके पास लिखा हुआ है। इसको मैं एक अगले स्टेप में कर देता हूँ ताकि ये आपके यहाँ लिखा रहे। कॉपी किया यहाँ पे, और यहाँ पे मैं वो करता हूँ कि अब कैटेगरी आपके पास के की वैल्यू क्या आ जाएगी 6। यहाँ पे स्टूडेंट के की वैल्यू 6 -1 इक्वल टू 4। अब यहाँ पे अल्फा आपके पास 0.05 और स्टूडेंट बी की वैल्यू आपके पास 4। अब इसको आपने टेबल में देख लेना है, और एक अलग इसकी टेबल वैल्यू ये आ रही है 9.49 9.49। जी स्टूडेंट, ये आपके पास टेबल वैल्यू इसकी आ गई 9.49। तो कैलकुलेशन ये क्योंकि मैंने यहाँ पे अभी इसका मुकम्मल कैलकुलेशन नहीं की, कैलकुलेटेड वैल्यू नहीं निकाली, तो स्टूडेंट आपने कैलकुलेटेड वैल्यू और टेबल वैल्यू को कंपेयर करके चेक कर लेना है कि मेरे पास ये हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो रहा है या रिजेक्ट हो रहा है। ये है गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट। मैं इसको थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ कि आपके पास या तो बानोमियल का सवाल होगा या नॉर्मल का होगा या पाइसान का होगा। जिसका भी होगा आप लिखेंगे पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इज बानोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, अगर पाइसान है तो पाइसान डिस्ट्रीब्यूशन, और अगर नॉर्मल है तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो बल्कि आप फिलहाल दो ही करें, बानोमियल और पाइसान करें, नॉर्मल को रहने दें। तो इसी तरह हम यहाँ पे अल्फा लिखेंगे, फार्मूला लिखेंगे, और स्टूडेंट आपको पता है कि हमने यहाँ पे मीन निकाला है एक्स बार, और एक्स बार समीशन एफ एक्स समीशन एफ, तो यहाँ से हमारे पास एक्स बार की वैल्यू आ गई।
और हमें पता है कि बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन एनपी होता है, तो हम वहाँ पे एनपी के बराबर रख के, और एन आपके पास कितना है 5, तो हमने पी की वैल्यू निकाल ली, फिर क्यू की वैल्यू निकाल ली, क्योंकि हमें जो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में एन और पी क्यू यूज होता है। स्टूडेंट अगर ये पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन होता ना, तो इसका जो मीन है वो म्यू के बराबर होता है, और आपको पता है कि पॉइसन का मीन भी म्यू ही होता है। फिर आपको जस्ट एक्स बार इज इक्वल टू म्यू रख के, तो यहाँ पे पॉइसन का फॉर्मूला लगा के आपको म्यू के लिए वो एक्स की प्रॉपर्टी मालूम करनी थी। तो पर वो देखना इजी है, मुश्किल नहीं है, इसको आपने कर लेना है, बाकी सारे स्टेप सेम है। तो ये था गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट। स्टूडेंट एक और बात, ये कुछ स्टूडेंट जो है ना उनको टेबल कंफ्यूज करते हैं, तो ज़रा टेबल के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ। जब आपके पास अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस नॉट इक्वल टू होता है H1 नॉट इक्वल टू, यानी कि म्यू नॉट इक्वल टू म्यू नॉट, तो आपके पास Z मॉड ग्रेटर देन Z अल्फा बाई 2 और इसकी टेबल वैल्यू आ रही है 5% के लिए 1.96। आज स्टूडेंट आपको मैं इस ग्राफ के जरिए, फिगर के जरिए आपको बताता हूँ कि रिजेक्शन और एक्सेप्टेंस रीजन। स्टूडेंट ये इसको मैं टू टेल टेस्ट भी कहते हैं। टू टेल टेस्ट, इसका एक ये टेल है, एक ये टेल है। यहाँ पे रिजेक्शन रीजन है, यहाँ पे रिजेक्शन रीजन। ये लाइन आपको नजर आ रही है, इसके इधर भी रिजेक्शन रीजन है, इधर भी रिजेक्शन रीजन है। ये जो शेडेड एरिया है ये वाला, ये एक्सेप्टेंस रीजन है। ठीक है, तो ये मॉड है, इसकी वैल्यू माइनस प्लस होगी, तो -1.96, ये दरमियान में जीरो होता है, और ये इस मैंने 1.96। अब स्टूडेंट आपके पास z की जो आप वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, वो अगर तो इन दो वैल्यू के दरमियान में आ जाए, तो वो कहाँ पे लाई करेगी? एक्सेप्टेंस रीजन में, तो हम H0 को एक्सेप्ट करेंगे। और अगर वो कहीं इधर आ जाए या इधर आ जाए, मॉड है ना, मॉड में माइनस भी हो सकती, प्लस भी हो सकती, इधर आ जाए तो फिर भी रिजेक्ट होगी, इधर आ जाएगी फिर भी रिजेक्ट होगी। इसके भी एग्जांपल देखिए, आपने z की वैल्यू कैलकुलेट की है 2.13, 2.1, ये कैलकुलेटेड वैल्यू। तो स्टूडेंट कैलकुलेटेड वैल्यू कहाँ पे आ रही है? 2.13 इधर आ रही है, क्योंकि ये 1.9 इधर वैल्यू इंक्रीज होती हैं, जीरो से प्लस इस तरफ जा रही हैं, तो जीरो से माइनस इस तरफ जा रही है, तो जीरो से इधर पॉजिटिव की तरफ जा रही है वैल्यू, जीरो से इधर नेगेटिव की तरफ जा रही है। 2.13 यहाँ पे आ रहा है ना, 1.96 से बड़ा यहाँ पे आ रहा है, रिजेक्शन रीजन में लाई कर रहे हैं। तो वो आपको याद होगा, मैं बात कहता हूँ कि when calculated value is greater than table value, when calculated value is greater than table value, हम क्या कहते हैं? वो रिजेक्ट एच नॉट। उसकी रीजन भी यही है कि जो कैलकुलेटेड वैल्यू जब टेबल वैल्यू से ग्रेटर होगी तो इधर चली जाएगी ना, यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, हम एच नॉट को रिजेक्ट करते हैं। तो आप ये फिगर को ज़हन में रख के आप डिसाइड कर सकते हैं कि हमने एच नॉट को रिजेक्ट करना है या एक्सेप्ट करना है। फिर स्टूडेंट वैल्यू आ रही है 1.13। 1.13 कहाँ पे आ रही है? यहाँ पे आ रही है, इस एरिया में लाई कर रही है। तो कैलकुलेटेड वैल्यू टेबल वैल्यू से छोटी है ना, छोटी होने का मतलब वो यहाँ पे आ रही है, तो हम क्या करेंगे? एच नॉट को एक्सेप्ट करेंगे, क्यों? एक्सेप्टेंस रीजन में फॉल कर रही है इसलिए एक्सेप्ट करेंगे। और इसको हम टू टेल इसलिए कहते हैं कि इसका रिजेक्शन रीजन दो टेल में लाई करता है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, इसलिए इसको टू टेल कहते हैं, इसको टू साइडेड भी कहते हैं। और ये जब H1 नॉट इक्वल टू होता है तो फिर ये टू टेल टेस्ट लाता है। अच्छा स्टूडेंट, अब आते हैं वन टेल जब ग्रेटर हो, z ग्रेटर देन, जब आपके पास H1 ग्रेटर में बनता है ना, तो ये वाला ये आपका रिजेक्शन, इससे ग्रेटर जितना भी रिजेक्शन रीजन, इधर एक्सेप्टेंस, ये जो मैंने शेडेड किया है एक्सेप्टेंस रीजन है, यानी कि z ग्रेटर देन 1.645, 1.645 से ग्रेटर जितना भी एरिया है वो क्या हो जाएगा? रिजेक्शन रीजन हो जाएगा। जितना भी एरिया है ये रिजेक्शन रीजन हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं 2.13 कहाँ पे आ रहे हैं? इधर आ रहे हैं,
क्योंकि ये 1.645 से ग्रेटर है ना, यहाँ पे आ रहा है, तो रिजेक्शन रीजन में आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, वी रिजेक्ट एच नॉट, वी रिजेक्ट एच नॉट। अच्छा, यहाँ पे हम कहते हैं कि व्हेन कैलकुलेटेड वैल्यू ग्रेटर देन टेबल वैल्यू, उसकी भी यही बात है, जब कैलकुलेटेड वैल्यू टेबल वैल्यू से ग्रेटर आ रही है तो क्या कहते हैं, एच नॉट को रिजेक्ट करते हैं। अब आपके पास ये कैलकुलेटेड वैल्यू अगर 1.2 आ जाए, 1.2 तो यहाँ इस एरिया में आ रही है ना, हम क्या करेंगे, एच नॉट को एक्सेप्ट करेंगे। इसको मैं इस तरह भी कह सकता हूँ, when calculated value is less than table value, when calculated value is less than table value, हम क्या करेंगे, एच नॉट को एक्सेप्ट करेंगे। अब अगर आपके पास ये शक्ल बनी हुई है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की, तो इसको नॉर्मल कर्व भी कहते हैं स्टूडेंट, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये जीरो में है तो इसको स्टैंडर्ड नॉर्मल कहते हैं, बल नॉर्मल कर्व आप ध्यान में रखें। तो अब इसको देख के आपको पता लग रहा है कि वैल्यू आपके लिए डिसाइड करना मुश्किल नहीं होगा कि वो कहाँ पे आ रही है, इस रीजन में आ रही है, इस रीजन में आ रही है, ठीक है। अब ये हो गया वन टेल, इसको वन टेल कहते हैं। फिर राइट टेल है ना, और ये स्टूडेंट लेफ्ट टेल है, ये लेफ्ट टेल है, ये भी वन टेल है, वो भी वन टेल है, वो राइट है, ये लेफ्ट। ये जीरो की इधर माइनस डाटा चलता है, जेड की वैल्यू इधर प्लस, ठीक है। तो इससे लेस ये स्टूडेंट इसको जरा चेंज करना पड़ेगा मुझे, ये लेस आता है और इसके साथ माइनस की वैल्यू आती है, और ये लेस आएगा उसके साथ माइनस की वैल्यू। क्या आपको पता है कि जब h1 लेस में हो तो हम लिखते हैं z लेस देन माइनस जेड अल्फा, और उसके लिए मैंने वैल्यू निकाली है -1.645। तो लेस ये वाला की थी 1.645 से लेस, इधर वैल्यू होती है, किधर वैल्यू होती है, ये बता रहा है z लेस देन -1.645 स्टूडेंट। तो ये 1.645 -1.645 वाला ये लाइन है। तो ये जो लिखा हुआ है z लेस देन, वो इधर आएगा, इधर आएगा, इधर आएगा, इससे लेस ये वैल्यू इधर आती है। अब बताओ, जीरो इससे बड़ी है, जीरो -1.645 से बड़ी है, तो इसका मतलब ये वैल्यू इधर आएगी, ये रिजेक्शन रीजन है। अब आपने मुझे बताना है, अगर z की वैल्यू -2.5 आ रही है, ये किस एरिया में आ रही है, कहाँ पे लाई कर रही है, यहाँ पे या यहाँ पे, इधर, इधर, इससे आगे -2.5 यहाँ पे आ रहा है, रिजेक्शन रीजन में आ रहा है ना, तो हम क्या करेंगे, एच नॉट को रिजेक्ट करेंगे, क्या करेंगे, एच नॉट को रिजेक्ट करेंगे, ठीक हो गया। और 1.2 कहाँ पे आ रही है जी, 1.2 इधर आ रही है, पॉजिटिव वाले एक्सेप्टेंस रीजन में, यहाँ पे लाई कर रही है, तो हम क्या करेंगे, एच नॉट को एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। स्टूडेंट यहाँ पे एक और पॉइंट जरा आपने, ये एक स्टूडेंट ने मेरे से पूछा भी था कि अब देखें ये z 1.2 है, तो हम कहते हैं कैलकुलेटेड वैल्यू इज ग्रेटर देन टेबल वैल्यू, कैलकुलेटेड वैल्यू ग्रेटर देन टेबल वैल्यू। तो इससे ग्रेटर तो इधर ही आएगी ना, 1.2, इससे ग्रेटर तो इधर आ जाएगी, ठीक है। -2.5 क्या होता है, -2.5 ये कैलकुलेटेड वैल्यू -1.645 से कम है, कम है ना, क्यों, -2.5 -1.645 से कम होता है। तो अब हम अगर ये कहें कि कैलकुलेटेड वैल्यू लेस देन टेबल वैल्यू, कैलकुलेटेड वैल्यू जो हम पीछे करते आए हैं, कैलकुलेटेड वैल्यू लेस देन टेबल वैल्यू, वी एक्सेप्ट एच नॉट,
पीछे हम यही करते हैं ना, पीछे जो हमने क्वेश्चन किए हैं या पीछे मैंने समझाया है। तो ये माइनस में अब ज़रा थोड़ा सा आपने यहाँ पे आके इस पॉइंट को ध्यान में रखें। अभी कैलकुलेटेड वैल्यू टेबल वैल्यू से लेस आ रही है, -2.5। आपको पता है कि -1.645 से लेस होता है। तो आप इसमें ये नहीं आप कहेंगे कि वो जो कैलकुलेटेड वैल्यू आपने बताया लेस देन टेबल वैल्यू हो तो एच नॉट को एक्सेप्ट करते हैं। तो ये स्टूडेंट यहाँ पे ज़रा इसको ध्यान से आपने देखना है कि ये जो वैल्यू आ रही है ये रिजेक्शन रीजन में आ रही है, ये इधर नहीं आ रही। इधर वैल्यू बढ़ती जा रही है 0 तक, 0 से आगे प्लस शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपने वो जो हमने पीछे कैलकुलेटेड वैल्यू टेबल वैल्यू का बताया है, उस लॉजिक को यहाँ पे ज़रा थोड़ा सा ध्यान से रखना है आपने। इनफैक्ट हमने ये डिसाइड करना होता है कि हम एच नॉट को एक्सेप्ट कर रहे हैं या रिजेक्ट कर रहे हैं। उसके लिए अब मुख्तलिफ प्रोसीजर हैं जो आपको ईजी लगते हैं। तो असल में जेन्युइन तो ये है कि आप इसकी शक्ल बनाएं, उससे डिसाइड करें कि एक्सेप्टेंस रीजन और रिजेक्शन रीजन कहाँ पे आ रहा है और आपकी वैल्यू कहाँ पे लाई कर रही है। ये माइनस वाले में वो थोड़ा सा कंफ्यूज कर जाता है, कैलकुलेटेड वैल्यू टेबल वैल्यू वाला। तो बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको ज़रा आपने प्लीज़ ध्यान से देखना है कि किस तरह आपने डिसाइड करना है कि एच नॉट एक्सेप्ट हो रहा है या रिजेक्ट। ठीक हो गया। एक तो वो आ गया कैलकुलेटेड वैल्यू ग्रेटर देन टेबल वैल्यू, लेकिन वो यहाँ पे डिस्टर्ब कर रही है। दूसरा स्टूडेंट ये मैंने आपको शक्ल बना के एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन रीजन, उससे आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपकी वैल्यू कहाँ पे लाई कर रही है। अच्छा, एक तीसरा और तरीका है, ये मैंने अभी भी आपको पहले बताया कि ये आपने तो जस्ट ये डिसाइड करना है कि एच नॉट और एक्सेप्ट हो रहा है रिजेक्ट हो रहा है। तो ये इतना प्रोसीजर लिखने की जरूरत नहीं होती कि चलो जी आप ये बनाएं या आप वो कैलकुलेटेड वैल्यू, आप सिर्फ ये आपने डिसाइड करना है कि वो एक्सेप्टेंस रीजन में फॉल कर रहा है या रिजेक्शन रीजन में फॉल कर रहा है। तो आपको किस तरह पता चलेगा, ये दो तरीके तो मैंने बता दिए। एक और तरीका मैं आपको बता देता हूँ, अगर वो आपको लगे इजी और एक समझ आए तो फिर स्टूडेंट ये जो आपने वैल्यू कैलकुलेट की ये वाली, इसको अब यहाँ पे रखें इसकी जगह पे। ठीक क्या हो जाएगा, 2.13 ग्रेटर और इक्वल टू 1.96। ये जरा पॉइंट, ये तीसरा स्टेप बता रहा हूँ। ये डिसाइड करने के लिए हम एच नॉट को एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करते हैं। तो ये जो मैंने वैल्यू कैलकुलेट की इसको अगर यहाँ पे रखें तो ये क्या बन जाता है, 2.13 ग्रेटर देन 1.96। स्टूडेंट ये कंडीशन ठीक है, जो इनइक्वालिटी की कंडीशन है वो ठीक है। हाँ ठीक है, क्योंकि 2.13 बड़ा है 1.96। कंडीशन ठीक है ना, कंडीशन ट्रू है। ठीक हो गया। अच्छा स्टूडेंट, अगर कंडीशन ट्रू हो तो हम लिखते हैं कि कैलकुलेटेड वैल्यू फॉल इन रिजेक्शन रीजन। अगर कंडीशन ट्रू हो तो हम इसको लिखते हैं कैलकुलेटेड वैल्यू फॉल इन रिजेक्शन रीजन। आप वैसे भी देख लें, अब ये वाली वैल्यू रिजेक्शन रीजन में ही फॉल कर रही है। अच्छा अब इसको देखते हैं 1.13 यहाँ पे रखें तो क्या 1.13 1.96 से ग्रेटर है? नहीं, नहीं ग्रेटर। फिर इनइक्वालिटी की ये वाली कंडीशन तो फॉल्स हुई ना। तो स्टूडेंट अगर कंडीशन फॉल्स हो तो हम लिखते हैं कैलकुलेटेड वैल्यू फॉल इन एक्सेप्टेंस रीजन। कैलकुलेटेड वैल्यू फॉल्स इन एक्सेप्टेंस रीजन। और वैसे भी आप देख रहे हैं कि ये वैल्यू वैल्यू कहाँ पे आ रही है, एक्सेप्टेंस रीजन में। ये भी एक बड़ा आसान तरीका है, इसको आप अगले 3 फिगर में हम अप्लाई करते हैं और उम्मीद है आपको इसकी समझ लग जाएगी। अब ये देखिए, अब ये वैल्यू आपने 2.13 कैलकुलेट की है, इसको यहाँ पे रखिए। तो ये 2.13 से ग्रेटर है ना, कंडीशन ट्रू होगी। तो कंडीशन ट्रू हो तो हम क्या लिखते हैं, कैलकुलेटेड वैल्यू फॉल्स इन रिजेक्शन रीजन। कंडीशन ट्रू हो तो हम क्या लिखते हैं, कैलकुलेटेड वैल्यू फॉल्स इन रिजेक्शन रीजन। तो आप वैसे भी देख लें
ये वाली वैल्यू रिजेक्शन रीजन में ही आ रही है, ये वाली वैल्यू रिजेक्शन रीजन में आ रही है। अब इधर आ जाते हैं, ये z 1.2, स्टूडेंट 1.2 यहाँ पे रखें तो ये कंडीशन ट्रू है, ये इनइक्वालिटी की जो कंडीशन है वो ट्रू है? नहीं, फॉल्स है, क्योंकि 1.2 जो है 1.645 से बड़ा नहीं होता। तो कंडीशन फॉल्स हो तो हम क्या लिखते हैं, द calculated value falls in acceptance region, the calculated value falls in acceptance region। अब देख लें वैसे भी 1.2 कहाँ पे फॉल कर रहे हैं, एक्सेप्टेंस रीजन में फॉल कर रहे हैं। ठीक हो गया, हम एच नॉट को एक्सेप्ट करेंगे। अच्छा, ये मैंने वैसे लिख देता हूँ, इफ कैलकुलेटेड वैल्यू ट्रू है, और फॉल इन रिजेक्शन रीजन। ठीक हो गया, ये चलो आपको मैंने लिख दिया ताकि आपको याद रहे। If the condition is false, then calculated will fall in acceptance region। ठीक हो गया, तो स्टूडेंट आपने तो सिर्फ ये जो कंडीशन है ट्रू या फॉल्स, ये आपने खुद ही याद रखना है। हमने तो यहाँ से लिखते हैं कैलकुलेटेड वैल्यू फॉल्स इन रिजेक्शन रीजन, और चलो यहाँ पे लिख देता हूँ वी रिजेक्ट एच नॉट, वी रिजेक्ट एच नॉट। और अगर यहाँ पे आ जाए वी एक्सेप्ट एच नॉट। ठीक हो गए। तो कंडीशन ट्रू और फॉल्स को आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा। तो अगर आपको ये पता लगे, ये साथ लिखने की जरूरत नहीं है जब आप कंक्लूजन में लिखते हैं कि कंडीशन है ट्रू या कंडीशन है फॉल्स, आपने यहाँ से स्टार्ट करना है। कैलकुलेटेड वैल्यू फॉल्स इन रिजेक्शन रीजन, वी रिजेक्ट एच नॉट। द कैलकुलेटेड वैल्यू फॉल्स इन एक्सेप्टेंस रीजन, वी एक्सेप्ट एच नॉट। ये आपने खुद याद रखना है, ये डिसाइड करने के लिए कि क्या वो फॉल्स बन रहा है या ट्रू बन रहा है। और ट्रू और फॉल्स की आपको समझ भी आ गई होगी। अब ये मैंने आपको समझा दिया कि अब 1.2 यहाँ पे रखें तो कंडीशन फॉल्स है, और वैसे भी आपको पता है कि यहाँ पे लाई कर रहे हैं। अगर 2.13 यहाँ पे रखें तो कंडीशन ट्रू है, और आपको पता है कि ये रिजेक्शन रीजन में आ रहे हैं। जरा उल्ट है, फॉल्स में ट्रू में रिजेक्ट करते हैं और फॉल्स में एक्सेप्ट करते हैं। अब माइनस की तरफ आते हैं। अब माइनस में स्टूडेंट वो जो कैलकुलेटेड वैल्यू ग्रेटर देन टेबल वैल्यू आपको कंफ्यूज कर रहा था, अब ये कंडीशन वाला चेक करते हैं क्या ये भी कंफ्यूज तो नहीं करता। देखिए -2.5 अगर यहाँ पे रखें तो कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है? -2.5 कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है, क्योंकि -2.5 जो है -1.645 से लेस ही होता है। ठीक है, क्योंकि इधर आप जितना जाते जाएंगे जीरो जीरो से जितना दूर जाते जाएंगे वैल्यू कम होती जाएगी। स्टूडेंट माइनस में
जीरो से जितना दूर जाते जाएंगे वैल्यू कम होती जाएगी, और पॉजिटिव में जीरो से जितना दूर जाते जाएंगे वैल्यू बढ़ती जाएगी, ज्यादा होती जाएगी, क्योंकि वन जीरो से ज्यादा ही होता है ना, टू भी जीरो से ज्यादा होता है, थ्री टू से ज्यादा होता है, फोर थ्री से ज्यादा होता है, और लेकिन यहाँ पे उल्ट है। तो इसलिए कंडीशन ये ट्रू है, जब ट्रू हो तो आप एच नॉट को रिजेक्ट करते हैं, और वैसे भी आपको लग रहा है, देख रहे हैं कि ये रिजेक्शन रीजन में आ रहा है, तो ये आपके पास क्या हो रहा है, रिजेक्ट हो रहा है। तो ये स्टूडेंट था रिजेक्शन एक्सेप्टेंस रीजन। मुझे वो एक दो स्टूडेंट ने बताया, वो कंफ्यूज हो रहे थे। अब मैंने दो तीन तरीके बता दिए हैं, अब जो आपको इजी लगता है वो आप अडॉप्ट कर सकते हैं। तो ये काई स्क्वायर का टॉपिक भी मुकम्मल हुआ, ये चैप्टर भी मुकम्मल हुआ, और नेक्स्ट इंशाल्लाह आगे देखेंगे। तो आज के लिए इतनी काफ़ी है। हो गया, अल्लाह हाफिज़।